हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हम यूनिट 2 पर थे स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन के टाइप्स क्या क्या हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, शीयर मॉड्यूलस क्या है और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। ये तीनों हम क्लियर कर चुके थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कि जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं या फिर जो स्ट्रेन की बात करते हैं, इस स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप क्या है, कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर अगर डिपेंड करते हैं तो किस टाइप से डिपेंड कर रहे हैं, और अगर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई वैल्यू सेम है या कुछ प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं या नहीं। ये हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में। स्ट्रेस क्या होता है ये हम अच्छे से जान गए हैं, ये क्लियर है हमें कि स्ट्रेस क्या है। फिर स्ट्रेन क्या है इसकी वैल्यू भी हम अच्छे से जानते हैं किसी मटेरियल के लिए। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील मींस जो भी हम स्टील यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में, उसके लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप देखेंगे। सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कराएंगे एक स्पेसिमेन के ऊपर और देखेंगे कि किस मटेरियल में किस किस टाइप से स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज होता है। क्या ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं या फिर इनका ग्राफ कैसे आ रहा है, ये सब हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में। स्टार्ट करते हैं। सर्टेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स used for engineering applications can be determined by conducting laboratory test on small specimens of the material। यानी कि अब कोई भी हमें मटेरियल यूज़ करना है इंजीनियरिंग में, कोई ब्रिज बनाना है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई टावर बनाना है, तो कुछ भी अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उससे पहले हमें मटेरियल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये मटेरियल की टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि किस भी मटेरियल के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, किस टाइप से मटेरियल को हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है टेंशन टेस्ट, ये हम परफॉर्म करते हैं। वन सच कॉमन टेस्ट इज़ टेंशन टेस्ट। अब टेंशन टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम मटेरियल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं। टेंशन टेस्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ gradually increasing axial tensile load on a standard specimen. The test is performed using universal testing machine called UTM। अब ये टेंशन टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, इसे हम करते हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सियल टेंसाइल लोड। यानी कि ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे धीरे, कि हम एक लोड अप्लाई करते हैं टेंशन वाला लोड, यानी कि टेंशन मीन्स तनाव। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं दोनों साइड से तो वो टेंशन है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर टेंशन फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट खिंचता है, और ये फोर्स टेंशन टेस्ट में हम धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हमने कम लगाई और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। 1 2 3 4 जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो वैसे ही हम धीरे धीरे एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम वैल्यूज़ को बढ़ाते रहते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सियल टेंसाइल लोड होता है। एक्सियल मीन्स उसकी एक्सिस पर, जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ के सेंटर में एक्सिस होगी उसे हम बोलते हैं एक्सियल की एक्सिस में जो हम फोर्स लगाते हैं। और ये टेस्ट हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंशन टेस्ट। ये हम परफॉर्म करते हैं यूटीएम से, जिसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आफ्टर परफॉर्मिंग टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट and determining stress strain at various magnitudes of load, we can obtain a diagram by plotting stress along y-axis and strain along x-axis। अब हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया, हमारे पास सब रिजल्ट्स आ गया। हम टेंशन टेस्ट भी परफॉर्म करा सकते हैं और कंप्रेशन टेस्ट भी। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं टेंशन टेस्ट की। तो हमने टेंशन टेस्ट कराया, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनाया एक ग्राफ।
टेस्ट कराने के बाद सबसे पहला हमारा काम, एक हमने ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पर लिया हमने स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर लिया हमने स्ट्रेन। अब हमने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम is of immense help in conveying information about mechanical properties and behavior of material। अब ये जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है ये बहुत यूज़फुल है किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर बिहेवियर देखने के लिए। अब बिहेवियर का मतलब होता है मटेरियल का, कि मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाते हैं उसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं या फिर चेंज आता है तो मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है। बिहेव करने का मतलब अपने अंदर क्या चेंज ला रहा है, क्या वो चेंज वापस से ख़त्म हो पा रहा है या फिर वो चेंज जो आया वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मटेरियल की बिहेवियर पर। वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर स्टील ओनली। हम अपना डिस्कशन अभी जो करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। आवर इंटरेस्ट on structural steel stems out from the fact that it is one of the most widely used metals। अब हम स्टील के बारे में, हम कोई भी मेटल का स्टडी कर सकते थे लेकिन हम अब यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टील। क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो कि सिविल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बीइंग यूज्ड इन बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, ब्रिजेस पुल वगैरह जो बनते हैं उसमें यूज़ होता है, टावर्स में यूज़ होगा, एंटेनाज एंड मैनी मोर स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इन सब के अंदर स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ होता है। स्ट्रक्चरल स्टील इज़ कॉल्ड लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील। अगर आपको पूछ ले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताओ माइल्ड स्टील के लिए, तो अभी जो हम कर्व पढ़ेंगे वो माइल्ड स्टील के लिए या फिर स्ट्रक्चरल स्टील, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो ग्राफ दोनों के लिए एक ही है क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं, कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील। अ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इज शोन इन फिगर। अभी एक बार फिगर देख लो फिर हम ये आगे का पढ़ते हैं। ये फिगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम एक वीडियो में ले चुके थे स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अभी आप इतना देखो, एक एक्सिस है एक्स और एक एक्सिस है वाई। तो एक्स एक्सिस में हमने लिया है स्ट्रेन और वाई एक्सिस में हमने लिया है स्ट्रेस। ओ से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ फिर ए तक गया, ए के बाद बी पॉइंट आया, फिर सी पॉइंट आया, फिर डी, फिर से इंक्रीज होते होते ई पर पहुंचा और फिर लास्ट में एफ पर। इतनी बात हमें क्लियर थी। अब देखो यहाँ तक देख लो, ओ से लेके ए तक। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ओ से ए के बीच में स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर क्या हुआ। इतना हमने देख लिया कि जो लाइन है वो स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तब आती है ना जब दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हों। अभी हम इधर से पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A typical stress strain diagram for mild steel is shown in the figure। अब जो डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन का किसी माइल्ड स्टील के लिए वो हमने फिगर में देखा। द इनिशियल बिहेवियर इज पोर्ट्रेड बाय स्ट्रेट लाइन ओ ए। अब जो शुरुआती बिहेवियर है वो है ओ ए। अभी हमने देख लिया कि एक स्ट्रेट लाइन थी, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होके ए तक बिल्कुल सीधी लाइन गई। In this region, the stress is proportional to strain। अब ये जो रीजन है O से लेके A तक वाला पोर्शन, यहाँ स्ट्रेस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अगर 2 चेंज आया स्ट्रेस के अंदर तो वैसे ही 2 चेंज आएगा स्ट्रेन के अंदर, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। Beyond point A, in this region stress is proportional to strain and thus the behavior is linear। और जब स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम इसका बिहेवियर बोल देंगे कि ये लीनियर है। Beyond point A, अब जैसे ही हम पॉइंट ए से आगे बढ़ते हैं, the linear relationship no longer exist। अब
ओ से लेके ए तक तो एकदम लीनियर बिहेवियर था, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो लीनियर रिलेशनशिप था ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। Correspondingly, the stress at A is called proportionality limit। अब जो A पॉइंट था उसे हमने नाम दिया proportionality limit। However, the material remain elastic even beyond the limit of proportionality। लेकिन जो A से पॉइंट आगे है वहाँ तक भी मटेरियल इलास्टिक रहता है। The stress up to which the material behaves elastic is called elastic limit। जो स्ट्रेस है अप टू विच द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिक इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब ओ से लेके ए तक बिहेवियर लीनियर है। इसका मतलब ये हुआ लीनियर बिहेवियर का कि जितना इंक्रीज स्ट्रेस में उतना ही इंक्रीज स्ट्रेन में हुआ। ए पॉइंट तक ये चीज़ फॉलो हो रही थी, लेकिन हम जैसे ही ए से आगे बढ़े, ए से बढ़े तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो रही, लेकिन जो लीनियर बिहेवियर था वो चेंज हो गया। अभी फिगर देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिक इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब देखो यहाँ तक देखो, ओ से लेके ए तक लीनियर था बिल्कुल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन जैसे ही हम ए से आगे आए आपको दिख रहा होगा कि लाइन, देखो कि लाइन अब स्ट्रेट नहीं है, अब लाइन एक कर्व फॉर्म के अंदर आ गई, कर्व सी हो गई, विच इज़ शोन बाय पॉइंट बी ऑन द कर्व। और ये चीज़ शो हो रही है पॉइंट बी कर्व में, यानी कि ए तक लीनियर बिहेवियर, बी तक हमारी इलास्टिक लिमिट रहेगी। कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि मटेरियल पे हमने फोर्स लगाया, उसकी शेप या फिर उसका साइज चेंज हो गया, जैसे ही हमने फोर्स हटा दी मटेरियल धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ गया। अगर ऐसी चीज़ है तो इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट हमारी है बी तक, ये चीज़ क्लियर। और ए तक है लीनियर बिहेवियर, स्ट्रेस और स्ट्रेन डिपेंड कर रहे हैं ए तक, और बी से अंदर अंदर इलास्टिक लिमिट है, यानी कि आप बी से बाहर जाओगे तो मटेरियल अपनी शेप में वापस नहीं आ पाएगा। बी के अंदर अंदर लिमिट लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो मटेरियल वापस से अपनी शेप के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अभी देखो हम बी पॉइंट तक आ गए थे, अब बी से आगे बढ़ते हैं। हमने लोड लगाना चालू रखा है। इफ़ द लोड इज़ फर्दर इंक्रीज्ड, अगर हम लोड को अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, द मटेरियल रीचेस अ पॉइंट वेयर सडन एंड एप्रिशिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन अकर्स। अब जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया तो मटेरियल एक पॉइंट पे आ गया जहाँ स्ट्रेन सडनली इंक्रीज हुआ, और जबकि स्ट्रेस के अंदर चेंज नहीं आया। देखो बी और सी के बीच में स्ट्रेस में चेंज नहीं आया, बी और सी में हाइट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बी और सी पॉइंट्स के बीच में एक्स एक्सिस में डिफरेंस है, यानी कि स्ट्रेन तो इंक्रीज हुआ लेकिन स्ट्रेस में चेंज नहीं आया। दिस बिहेवियर इज शोन बाय पॉइंट सी ऑन द कर्व, और ये बिहेवियर हम देख सकते हैं पॉइंट सी पर। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी, अब सी पर जो स्ट्रेस है उसका हमने नाम रखा अपर यील्ड पॉइंट। सी का हमने नाम रखा अपर यील्ड पॉइंट, या फिर इसे हम बोलते हैं अपर यील्ड स्ट्रेस। सी का नाम है अपर यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट सी पर जो स्ट्रेस रहता है उसे हम बोलते हैं अपर यील्ड स्ट्रेस। एन एक्यूरेट टेस्टिंग ऑफ द स्पेसिमेन वुड रिवील दैट द कर्व ड्रॉप्स एट पॉइंट डी। अब हमें कर्व नहीं याद कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू प्लॉट करी। अब हम देख रहे हैं कि सी से जब डी की तरफ आया तो कर्व डिक्रीज हुआ, यानी कि स्ट्रेस कम हुआ, और जबकि स्ट्रेन के अंदर चेंज आया। तो डी पॉइंट पे जब ग्राफ पहुंचा तो डी को हमने नाम दिया लोअर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट पर जो स्ट्रेस है उसे हमने बोला लोअर यील्ड स्ट्रेस। इतनी बात क्लियर। इन द रीजन ऑफ अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट्स, जब अपर और लोअर यील्ड पॉइंट्स वाले रीजन में मटेरियल बिकम्स परफेक्टली प्लास्टिक। ये जो रेंज है सी और डी, यहाँ तक आते आते मटेरियल एकदम प्लास्टिक बन चुका है। प्लास्टिक किस सेंस में बन चुका है कि अब जो हम फोर्स लगाएंगे बॉडी पर और बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, डिफॉर्मेशन मीन्स शेप या साइज चेंज हो रहा है, तो अब वो जो चेंज आया वो चेंज हमेशा के लिए रहेगा।
अब वो चेंज हटेगा नहीं, क्योंकि बॉडी प्लास्टिक हो गई। बी के अंदर अंदर अगर हम फोर्स लगाते, इलास्टिक लिमिट थी, वहाँ तक चेंज वापस हो सकता था, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए उस चीज़ से, मूव ऑन कर लिया। अब सी और डी में वापस हम लौट के वहाँ नहीं जाएंगे, सी और डी में प्लास्टिक चेंज आ जाएगा। which indicates that it can deform without an increase in applied load। ये इंडिकेट करता है कि अब मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा अप्लाइड लोड से, वो हमेशा के लिए रहने वाला है। हमें डी पॉइंट तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राफ में डी से लेके ई तक फिर से चेंज आ रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। पढ़ते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। आफ्टर अंडरगोइंग द लार्ज स्ट्रेन इन द रीजन ऑफ अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट्स, जब हम लार्ज स्ट्रेन देखते हैं अपर और लोअर यील्ड पॉइंट्स में, द स्टील बिगिन्स टू स्ट्रेन हार्डन, स्टील के अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है। अब ये क्या है देखते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग इज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल अंडरगोज चेंजेस इन इट्स एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब देखो डी तक एकदम सिंपल कहानी थी, अब डी से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एक नाम होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग की क्या कहानी है? स्ट्रेन हार्डनिंग की ये कहानी है कि इतना लेवल तक जब मटेरियल आ जाता है तो उसके अंदर जब हम लगातार फोर्स लगा रहे हैं तो मटेरियल एकदम जान लगा के सोचता है कि मुझे चेंज नहीं लाना है अपने अंदर। तो अब वो जो चेंज आता है मटेरियल के अंदर, वो एटॉमिक चेंज होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी बॉडी मिलके बनी होती है एटम से, तो इनके अंदर एटॉमिक रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मीन्स जो अपनी जगह फिक्स्ड है वो वहाँ से एटम्स हिल जाते हैं और कहीं और शेप ले लेते हैं, कहीं और लोकेट हो जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इससे चेंज हो जाता है। दिस process brings a new lease of life for the material and it picks up increased resistance to further loading। अब इससे मटेरियल के अंदर न्यू लाइफ आ जाती है। न्यू लाइफ से यहाँ क्या मतलब है कि फिर से स्ट्रेस डेवलप होने लगता है, फिर से मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ आने लगती है और ये फिर से रेजिस्ट करने लगता है लोडिंग को। दस एडिशनल एलोंगेशन रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन टेंसाइल लोड। अब जो हम लोड लगा रहे हैं उससे फिर से स्ट्रेस बढ़ने लगता है। द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माउंट्स अप विद अ पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम डी टू ई। अब डी से ई तक मटेरियल में इंक्रीज आ रहा है, स्लोप बढ़ने लग गया ना। अभी देखो सी से डी जब हम बात कर रहे थे तो स्लोप डाउन जाने लगा था, लेकिन अचानक से एटम्स सब इकट्ठे हुए और उसका स्ट्रक्चर में चेंज आया, फिर से डी से ई की तरफ मटेरियल का जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो गया, माउंट अप हो गया। पॉजिटिव स्लोप था डी से ई तक। पॉइंट ई सिग्निफाइज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन बियर। अब पॉइंट ई जो है, टॉप वाला पॉइंट दिख रहा है एकदम, पॉइंट ई जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है किसी मटेरियल में जो कि वो बियर कर सकता है, और इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। हम पढ़ चुके थे ना अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी कोई झेल सकता है। उसके बाद मटेरियल हाथ जोड़ लेता कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो ये अल्टीमेट पॉइंट ई है। इसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट पॉइंट। फर्दर स्ट्रेचिंग ऑफ द बार is actually accompanied by drastic reduction in area and in load, and fracture finally occurs as shown by point F on the diagram। अब E देखो, E जो हमारा था अल्टीमेट लोड वाली वैल्यू थी, मैंने बताया था कि E मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद मटेरियल और नहीं झेल सकता लोड। अब हमने फर्दर लोडिंग इंक्रीज की, यानी कि और लोड लगाते रहे, तो अब मटेरियल का एरिया धीरे धीरे कम होने लग गया, जबकि फोर्स बढ़ रही थी, तो मटेरियल फेल हो गया, धीरे धीरे स्लोप नीचे की तरफ आया और एफ पर आकर मटेरियल फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर कैसे होता है? जैसे साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये बार पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बार धीरे धीरे खींचते इसके जो डायमीटर है वो कम होता रहा, और कम होते होते वो बीच में से टूट गया। हमने एक शेप भी पढ़ी थी, कप शेप और नेक एंड कप फॉर्मेशन। नेक फॉर्मेशन हो जाता है ना, अगर नहीं क्लियर है पुरानी वीडियो में जाके फिर से पढ़ना।
नेक फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि मटेरियल धीरे धीरे टूट जाता है। तो ये पॉइंट एफ तक आते आते मटेरियल फाइनली ब्रेक हो जाता है। बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल, स्टील स्पेसिमेन सस्टेन्स यूनिफॉर्म स्ट्रेन ओवर द एंटायर लेंथ। अब जैसे कि ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल है स्टील, तो इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेन लगता है पूरी लेंथ पर। ऐसा नहीं होता कि किसी पॉइंट पर स्ट्रेन ज़्यादा है कि या किसी पर कम है, यूनिफॉर्म लगता है, यानी कि बिल्कुल सेम लगता है। कब तक? जब तक अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट पर हम नहीं पहुंच जाते। फिगर shows that the stress decreases beyond the ultimate strength of the material and rupture does not occur until a strain considerably in excess of the strain corresponding to the ultimate stress has reached। इसका मतलब ये है कि E मैक्सिमम वैल्यू तक हम पहुंचते हैं, लेकिन फ्रैक्चर तुरंत नहीं होता। फ्रैक्चर कब होता है? कि जब स्ट्रेन बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि उसकी लेंथ धीरे 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 बढ़ती जा रही है और उसका जो डायमीटर है, उसकी जो थिकनेस है, वो धीरे धीरे कम हुई, तब जाके मटेरियल फाइनली फ्रैक्चर हुआ। द स्ट्रेन दैट अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज टेंड्स टू बी लोकलाइज्ड ओवर अ वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। अब जो भी स्ट्रेन लग रहा है, अब ऐसा नहीं है पूरा स्ट्रेन पूरी बॉडी पर लग रहा है, वो एकदम सेंटर वाले एरिया पर लगता है, पर्टिकुलर एरिया पर लगता है, लीडिंग टू नेकिंग फिनोमिनन। देखो आगे वही नेकिंग फिनोमिना, नेकिंग फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं कि नेक की शेप में ब्रेक होता है, फेल होता है। ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट फॉर्मेशन, वेस्ट फॉर्मेशन इससे बनता है। दिस नेकिंग इज टिपिकल ऑफ अ मेटल विच बिहेव इन अ डक्टाइल मैनर। ये जो नेकिंग फिनोमिना है, ये किसी भी डक्टाइल मटेरियल के अंदर होता है। डक्टाइल मटेरियल यानी कि जो जिसकी लेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं। विच बिहेव इन अ डक्टाइल मैनर। फिगर सी shows type of failure for ductile and brittle material। फिगर सी कहाँ है अभी हम देख लेते हैं, और ऑलरेडी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि डक्टाइल और ब्रिटल फेलियर कैसे होता है। डक्टाइल फेलियर मीन्स लेंथ धीरे 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 इंक्रीज होती रहेगी और फिर जाके मटेरियल फेल होता है। और जबकि ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल में मैंने एग्जांपल दिया था चौक का, चौक पर जब हम फोर्स लगाते हैं, चौक खट एकदम से टूट जाती है। ऐसा नहीं होता कि चौक खिंच रही है खिंच रही है खिंच रही है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है और जेली की तरह नहीं होती ना, सीधा टूट जाती है। तो जो भी मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स एक लेंथ तक खींचते रहते हैं और फिर जाके फाइनली ब्रेक होते हैं, टाइम लगा के ब्रेक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। तो यहाँ तक हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की कहानी बिल्कुल क्लियर। एक बार आप रीड कर लो, डायग्राम देखो एक बार। ये डायग्राम, और यहाँ हमने देखा स्ट्रक्चरल स्टील में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमने पढ़ा ये सब। इसको भी जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं वो नोट, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और पॉइंट्स देखेंगे। तो आज हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एकदम क्लियर कर लिया है। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो दोबारा से देखना, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में। ओके, थैंक यू।